हेलो गाइस, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात किए थे रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। रिस्पायरेशन के बारे में बात किए थे नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग बात करेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन is a process in which transport of gas take place in the body of animals and oxidation of food take place within the cell of the body। ठीक है, तो हम लोग रिस्पायरेशन में पढ़ते हैं कि ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी में, और डाइजेस्टेड फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है और एटीपी के फॉर्म में कंजर्व रहता है। तो हम लोग बात किए थे कि रिस्पायरेशन में दो स्टेप था, एक था ब्रीदिंग, दूसरा था इंटरनल रिस्पायरेशन और सेलुलर रिस्पायरेशन। एक ब्रीदिंग था, दूसरा इंटरनल रिस्पायरेशन था, और ब्रीदिंग में एक्सहालेशन और इनहालेशन था। ब्रीदिंग में एक्सहालेशन और इनहालेशन था। इनहालेशन में एक्सहालेशन जो है कि एक्सहालेशन को इंस्पायरेशन भी बोलते हैं, जिसमें एनिमल्स बॉडी में एयर को लेता है, और एक्सहालेशन को एक्सपायरेशन भी बोलते हैं, जिसमें यूज ऑफ गैस का बाहर निकलना होता है। तो हम लोग ब्रीदिंग में वेंटिलेशन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। वेंटिलेशन मैकेनिज्म में होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, ये तीन चीज होता है। तो सबसे पहले टाइप ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन कई प्रकार के होते हैं। क्यूटिकुलर रिस्पायरेशन होता है जिसमें स्किन के द्वारा रिस्पायरेशन होता है, जैसे अमीबा में, लीच में, अर्थवॉर्म में जो है क्यूटिकुलर रिस्पायरेशन होता है। क्यूटिकुलर रिस्पायरेशन उस रिस्पायरेशन को बोलते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म स्किन के द्वारा रिस्पायरेशन करते हैं। ब्रेकियल रिस्पायरेशन भी होता है। ब्रेकियल रिस्पायरेशन एक ऐसा रिस्पायरेशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म गिल्स के द्वारा रिस्पायरेशन करते हैं। ये जनरली एक्वेटिक एनिमल्स में होता है। और पल्मोनरी रिस्पायरेशन, ये रिस्पायरेशन लंग्स के द्वारा होता है। ये रेप्टाइल, बर्ड, मैमल में होता है। रेप्टाइल, बर्ड और मैमल में होता है। ये रिस्पायरेशन चीफ मोड ऑफ रिस्पायरेशन है। और तो हम लोग रिस्पायरेशन का बात किए, और पौधों में जो रिस्पायरेशन होता है वो स्टोमेटल रिस्पायरेशन होता है और क्यूटिकुलर रिस्पायरेशन होता है। स्टोमेटल रिस्पायरेशन जो होता है पौधे के लीफ के द्वारा एक्सचेंज होता है गैस का, और इसमें ऑक्सीजन लिया जाता है प्लांट के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जाता है। और ब्रेकियल रिस्पायरेशन जो है क्यूटिकुलर रिस्पायरेशन भी होता है। तो इसमें जो है ब्रेकियल नहीं, क्यूटिकुलर रिस्पायरेशन जो है कि ये सॉइल के अंदर, सॉइल के स्पेस में जो ऑक्सीजन होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है रूट के द्वारा। तो हम लोग बात करेंगे अब रिस्पायरेशन में 3 स्टेप होता है। एक्सचेंज ऑफ गैस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, ऑक्सीडेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो रिस्पायरेशन में हम लोग बात करते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस होता है, और ऑक्सीडेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड होता है। एक्सचेंज ऑफ गैस में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिफ्यूजन गैस का एक्सचेंज होता है। डिफ्यूजन उसको कहते हैं मूवमेंट ऑफ एयर, आयरन,
from the region of their higher concentration to the region of their lower concentration along concentration gradient is called diffusion। हम लोग जानते हैं कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी सिस्टम खुलता है नोज के द्वारा, नॉस्ट्रिल के द्वारा, नॉस्ट्रिल फेरिंक्स में खुलता है, फेरिंक्स ट्रेकिया में खुलता है, ट्रेकिया ब्रोंकस में खुलता है, ब्रोंकस ब्रोंकियल में खुलता है, और ब्रोंकियल जो है लंग्स के अंदर एल्वोलाई से कनेक्टेड रहता है। इसमें ब्लड वेसल रीच होता है, और यहाँ जो है लंग्स में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम होता है। इसके द्वारा ये एक एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में कैटालाइज होकर के एक टेम्पोररी कंपाउंड बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और वो सेल तक जाता है। सेल तक जाते जाते वहां ऑक्सीजन का यूजअप होता है और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन घटता है, और फूड मटेरियल का जो ऑक्सीडेशन होता है वहां कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन कर जाता है। वहां से रिवर्स प्रोसेस में सेल से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर ब्लड वेसल में जाता है। हीमोग्लोबिन से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन या बाइकार्बोनेट के रूप में चला आता है लंग्स में फिर रिवर्स प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन घट जाता है और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट हो जाता है, डिसोसिएट होकर के ये नोज के द्वारा ट्रेकिया ब्रोंकियोल के द्वारा ब्रोंकस में जाता है, ब्रोंकस से ट्रेकिया में, ट्रेकिया से नोज के द्वारा बाहर निकलता है। ये प्रोसेस चलता है। ये एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। एक्सचेंज ऑफ गैस कैसे होता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिफ्यूजन एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस जो होता है वो हीमोग्लोबिन ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन से कंबाइन करता ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और ट्रांसपोर्ट होता है सेल तक, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड फिर कंबाइन करता है हीमोग्लोबिन से, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और वो चला जाता है लंग्स तक निकलता है। और जब ऑक्सीजन पहुंच जाता है लंग्स में, लंग्स से सेल तक जाता है भया रिस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड वेसल, और वहां फूड का ऑक्सीडेशन होता है, और फूड के ऑक्सीडेशन के बाद एटीपी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिवर प्रोसेस से बॉडी से निकलता है। ये था प्रोसेस। तो हम लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़े थे ब्रीदिंग, और रिस्पिरेशन में पढ़े थे ब्रीदिंग और इंटरनल रिस्पिरेशन, और ब्रीदिंग में हम लोग पढ़े थे एक्सहालेशन और इनहालेशन, जिसमें गैस का बाहर छोड़ना और अंदर लेना होता है। और सेलुलर रिस्पिरेशन में स्टेप बाय डाइजेस्टेड फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होता है, एटीपी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये सेलुलर रिस्पिरेशन का पार्ट है। इसमें सेलुलर रिस्पिरेशन में जो है दो पार्ट होता है, एक ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा क्रेब साइकिल। एक ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा क्रेब साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, और क्रेब साइकिल जो होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। ठीक है। और ये जो है सेलुलर रिस्पिरेशन में ग्लूकोज टूट करके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फिर कन्वर्ट होता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है एंजाइम की उपस्थिति में। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनता है, और वहां से फिर जो है कि पायरुविक एसिड बनता है, और वहां से पायरुविक एसिड एरोबिक रिस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। वहां से 38 एटीपी कुल बनता है, 586 किलो कैलोरी जूल बनता है। और अगर
करेंगे कि रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन दो प्रकार का होता है, एक एरोबिक रिस्पायरेशन, दूसरा एनारोबिक रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन दो प्रकार का होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन। Aerobic respiration is a type of respiration in which respiration take place in presence of oxygen. Aerobic respiration एक ऐसा respiration है जिसमें रिस्पायरेशन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और एनारोबिक रिस्पायरेशन एक ऐसा रिस्पायरेशन होता है जिसमें फूड का जो ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस रिस्पायरेशन को एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है एनारोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन दोनों में होता है। ग्लाइकोलाइसिस कॉमन पाथवे है दोनों रिस्पायरेशन का, इसीलिए इसको जो है एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, क्योंकि इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। और पायरुविक एसिड यहाँ जब नहीं मिलता, पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ये लैक्टिक एसिड या इथाइल अल्कोहल में बदल जाता है। लैक्टिक एसिड किसमें बनता है, जैसे ड्यूरिंग हैवी मस्कुलर एक्सरसाइज ऑक्सीजन नहीं मिलने लगता है मसल्स को, तो वो एनारोबिक रिस्पायरेशन करता है और लैक्टिक एसिड बनाता है, और लैक्टिक एसिड जो है बन के मसल्स में पेन का कारण होता है। और दूसरा रिस्पायरेशन ईस्ट में जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल बनता है, और इथाइल अल्कोहल जो है कि स्टोर होता है उसके सेल में, उसका जो है इसी को जो है कि फर्मेंटेशन कहते हैं, और इसी को शराब वाइन के प्रोडक्शन में इसका यूज होता है। तो ये था एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन। अब हम लोग बात करेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या डिफरेंस है। एरोबिक रिस्पायरेशन एक ऐसा रिस्पायरेशन है जिसमें फूड का ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। एनारोबिक रिस्पायरेशन एक ऐसा रिस्पायरेशन है जिसमें फूड का ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। और इसका एरोबिक रिस्पायरेशन का जो इंड प्रोडक्ट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी। और एरोबिक रिस्पायरेशन में 38 एटीपी बनता है, जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन में लैक्टिक एसिड या इथाइल अल्कोहल बनता है और 8 एटीपी बनता है। तो और दूसरी बात है कि एनारोबिक रिस्पायरेशन सेल के साइटोप्लाज्म में होता है और एरोबिक रिस्पायरेशन सेल के साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। ये था कॉमन पाथवे, ये वाइटल प्रोसेस है। रिस्पायरेशन सब में होता है, जो भी लिविंग सेल्स है सब में रिस्पायरेशन होता है। रिस्पायरेशन के बिना कोई भी लिविंग सेल सर्वाइव नहीं करेगा। और रिस्पायरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया का एरोबिक रिस्पायरेशन में वाइटल रोल है, और इसीलिए इसको ये एटीपी सिंथेसिस में मदद करता है, इसीलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और दूसरा बात है, हम लोग अब बात करेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन में नेसल कैविटी आता है, फेरिंक्स आता है, ट्रेकिया आता है और लंग्स आता है। और रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में। यहाँ ये नॉस्ट्रिल के द्वारा रिस्पायरेटरी सिस्टम ओपन होता है, और नॉस्ट्रिल ओपन होता है नेसल कैविटी में। नेसल कैविटी ग्लोटिड में खुलता है और ग्लोटिड एपिग्लोटिड से गार्डेड होता है, और ये ट्रेकिया में खुलता है। ट्रेकिया हाइलाइन कार्टिलेज का बना होता है, और ये ब्रोंकस में खुलता है। ब्रोंकस फाइनली ब्रोंक्यूल में खुलता है, और ब्रोंक्यूल एल्वेलाई में खुलता है, और इस तरह से लंग्स में खुलता है। लंग्स में जो है रिच ब्लड वेसल होता है जहां एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। और ये रिस्पायरेटरी सिस्टम जो हम लोग बात करेंगे, ये
नोसल कैविटी के द्वारा खुलता है। फेरिंक्स में, फेरिंक्स जो है कि ट्रेकिया में खुलता है, ट्रेकिया ब्रोंकस में खुलता है, ब्रोंकस ब्रोंक्यूल में, ब्रोंक्यूल एल्वेलाई में खुलता है, और फाइनली एल्वेलाई इज ए पार्ट ऑफ लंग्स। बहुत सारे लंग्स, मिलियन ऑफ एल्वेलाई पाए जाते हैं लंग्स में, और ये फैलता है और सिकुड़ता है, जिसके कारण ये ऑक्सीजन के एक्सचेंज में मदद करता है। रिस्पायरेटरी ऑर्गन होने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी ऑर्गन होने के लिए रिस्पायरेटरी ऑर्गन का जो मेम्ब्रेन है थिन होना चाहिए, रिच ब्लड वेसल होना चाहिए, और उसमें एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन का पावर होना चाहिए, तभी एक गुड रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी ऑर्गन हो सकता है। ये था ह्यूमन में रिस्पायरेटरी सिस्टम। और अमीबा में जो रिस्पायरेशन होता है डायरेक्ट जनरल बॉडी सरफेस के, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और उसके सेल सरफेस से डायरेक्ट एक्सचेंज होता है गैस का, और रिस्पायरेशन टेक होता है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इस तरह से जो है कि फूड का ऑक्सीडाइज्ड फूड का ऑक्सीडेशन होता है अमीबा में, और ये जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। और इंसेक्ट में जो है ब्रेकियल रिस्पायरेशन होता है ट्रेकिया के द्वारा, और ट्रेकिया एक नेटवर्क बिछा रहता है बॉडी में, नेटवर्क के द्वारा वो गैस आता जाता है और एक्सचेंज ऑफ गैस होता है और फूड का ऑक्सीडेशन होता है, जिसके द्वारा रिस्पायरेशन होता है। और ट्रेकिया जो खुलता है एस्पायरिकल के द्वारा, बाहर एस्पायरिकल ट्रेकिया में, ट्रेकिया ट्रंक्यूल में खुलता है, और इस तरह से रिस्पायरेटरी सिस्टम बनता है। और लंग्स के द्वारा रिस्पायरेशन जो होता है वो रेप्टाइल, बर्ड और मैमल में होता है। ये बहुत एडवांस मोड ऑफ रिस्पायरेशन है, और इसमें हम लोग बात करेंगे अब रेट ऑफ ब्रीदिंग की बात करेंगे। रेट ऑफ ब्रीदिंग, रेट ऑफ ब्रीदिंग की बात करेंगे। 1 मिनट में ब्रीदिंग का जो रेट है वो 14 से 18 है। 1 मिनट में कोई नॉर्मल पर्सन जो ब्रीथ करता है वो 14 से 18, ये एवरेज है। और नंबर ऑफ रिस्पायरेशन पर मिनट इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट। 1 मिनट में जितना रिस्पायरेशन होता है उसको ब्रीदिंग रेट बोलते हैं। तो इसके द्वारा हम लोग ब्रीदिंग रेट जो है हैवी एक्सरसाइज के दौरान बढ़ता है, या कोई इन्फेक्शन के दौरान रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाता है और घट भी सकता है। और ये सब बात करेंगे हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर में। तो आज के लिए इतना ही, दूसरे क्लास में हम लोग फिर बात करेंगे। हाय फ्रेंड्स, ऐसे नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।